आज तारीख है 29 अगस्त 2025 और आज हम बात करेंगे एक ऐसे परिवार की जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े राज, गहरी साजिशें और बेहिसाब दौलत की कहानियां। ये नाम है रॉथस्चाइल्ड्स का। ये कहानी शुरू होती है जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर की एक तंग गली से। मायर एमशेल रॉथस्चाइल्ड एक यहूदी परिवार का मुखिया। वो पुराने सिक्कों और छोटी मोटी चीजों का व्यापार करता था, पर उसकी नजरें दूर थीं। मायर ने अपने 5 बेटों को बैंकिंग का हुनर सिखाया। उन्होंने अपने बेटों को यूरोप की 5 बड़ी राजधानियों में भेजा। नेटवर्क बन गया। ये नेटवर्क उन्हें यूरोप का एक ताकतवर बैंकिंग परिवार बना गया। रॉथस्चाइल्ड परिवार का बैंकिंग तरीका उस समय के बाकी बैंकों से अलग था। वे सिर्फ पैसे गिनने तक सीमित नहीं थे। उनका एक निजी नेटवर्क था। घोड़े पर सवार दूत और कबूतर संदेश ले जाते थे। संदेश तेज और गोपनीय। कभी कभी खबरें कबूतरों से ही पहुंचती थीं। बिल ऑन एक्सचेंज, कागज पर वैल्यू ट्रांसफर, सोना भेजने की जगह। इस तरह सोना हिले बिना ही देश बदल जाता था। समुद्र और रास्तों पर लुटेरों और जब्ती का खतरा था। कागज समाधान था। कभी कभी फिर भी चुपके से गोला बारूद या सोना भेजा गया। जानकारी सोने से भी कीमती थी। कोड और गुप्त पत्र उनकी ताकत बने। वे अक्सर दूतों से पहले खबर पाते थे और व्यापार में फायदा उठाते थे। सोना, कबूतर और गुप्त संदेश, इन्हीं से उनकी शक्ति बनी। अगले में शक का उदय। जैसे जैसे उनकी दौलत बढ़ी, लोगों का शक भी घना हुआ। लोग हैरान थे, इतनी सफलता अचानक कैसे? उनकी गोपनीयता ने अफवाहों को हवा दी। फाइलें बंद, बोलने से इनकार, ये छिपाव लोगों को शक दिलाता था। कुछ कहानियां जमीनी सच्चाई पर नहीं, कल्पना पर बनी थीं। उन्हें मकड़ी की तरह चित्रित किया गया। यहूदी विरोधी धाराओं ने यह बिगाड़ा। मीडिया और पैम्फलेट्स ने अफवाहों को फैलाया। लोग इन कहानियों को बढ़े रुचि से पढ़ते और आगे फैलाते थे। कहा गया कि वे राजाओं को कठपुतली की तरह हिलाते थे। जब युद्ध में दोनों तरफ की सरकारें उनसे कर्ज लेती दिखी, शक और बढ़ा। यही से लोकप्रिय साजिश कहानियां पनपी। अगला अध्याय, वाटरलू की अफवाह। सबसे मशहूर कहानी। साल 1815, मैदान वाटरलू। नेपोलियन बनाम वेलिंगटन। परिणाम पूरे यूरोप के लिए अहम था। लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में हर कोई खबर के लिए बेचैन था। ब्रिटिश बॉन्ड्स की कीमत जीत पर चढ़ती, हार पर गिर जाती। कहा जाता है नाथन ने खबर पहले पाई और बाजार खोला। रिपोर्ट्स बताते हैं कि बाजार में घबराहट मची और बिकवाली हुई। कहानियां कहती हैं कि नाथन ने सस्ते में खरीदा और बाद में लाभ कमाया, लेकिन इतिहासकार कहते हैं यह काफी हद तक अतिरंजित है। नाथन का फायदा अंदरूनी जानकारी और बाजार समझ से आया, स्पष्ट षड्यंत्र का सबूत नहीं। यह घटना रॉथस्चाइल्ड की साख को और मजबूत कर गई। अगला प्रश्न, क्या रॉथस्चाइल्ड ने सच में युद्धों में पैसा लगाया? यह सवाल सदियों से पूछा जाता रहा है। क्या वे युद्ध कराते और दोनों तरफ पैसा लगाते थे? साजिश समर्थक कहते हैं हाँ, पर यह तर्क कैसे बनता है? दावा, युद्ध पैदा कराकर दोनों पक्षों को कर्ज देना ताकि ब्याज से मुनाफा हो। नेपोलियन के युद्ध अक्सर उद्धरण के रूप में दिए जाते हैं। कहते हैं उन्होंने अमेरिकी गृहयुद्ध में भी दोनों को फंड किया, पर ये दावे संदिग्ध दस्तावेजों पर निर्भर हैं। पहले विश्व युद्ध के बारे में भी कई साजिशें हैं, पर साक्ष्य कमजोर हैं। इतिहासकारों का कहना है हां, उन्होंने कर्ज दिया, पर उन्होंने युद्ध नहीं करवाए। नेपोलियन को फंड करने का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। उनका मकसद व्यापार और मुनाफा था। युद्ध अक्सर उनके लिए जोखिम था, लाभ नहीं। युद्ध व्यापार को तबाह करता, स्थिरता उनके हित में थी। फिर भी साजिश के दावे कायम रहे। अगले, पहला विश्व युद्ध और कहानियां। 20वीं सदी में कहानियां और जटिल हुईं। पहला विश्व युद्ध एक बड़ा केंद्र बन गया। रॉथस्चाइल्ड अब अकेला सबसे बड़ा नाम नहीं रहा। नए बैंक उभरे। दावा, बैंकरों ने दोनों पक्षों को हथियार और कर्ज दिए ताकि वे फायदेमंद बने। प्रोपेगेंडा ने डर बढ़ाया और बाजारों को भटकाया। कुछ कहानियां यह भी कहती हैं कि बोल्शेविक क्रांति को फंड किया गया था। इन दावों ने अक्सर यहूदी विरोधी भावनाओं का सहारा लिया। ऐसे दावे खतरनाक थे। वे नफरत और हिंसा को बढ़ाते हैं। इतिहासकार चेतावनी देते हैं जटिल कारणों को सरल षड्यंत्रों में न बदले। फर्डिनेंड की हत्या, राष्ट्रीयतावादी टकराव और सैन्य निर्माण, ये बड़े कारण थे। युद्ध ने बैंकों के नेटवर्क को तोड़ा। कई परिवारों के रिश्ते विभाजित हुए। अंत में साक्ष्य बताते हैं कि वे दुनिया नियंत्रित करने वाले नहीं थे। आगे इतिहासकार क्या कहते हैं? जब हम सबूतों की दुनिया में जाते हैं, तस्वीर बदल जाती है।
रॉथस्चाइल्ड परिवार 19वीं सदी में प्रभावशाली था, पर सर्वशक्तिमान नहीं। उन्होंने निश्चित रूप से सरकारों को कर्ज दिया, पर वे अक्सर भरोसेमंद क्लाइंट चुनते थे। उनका लक्ष्य व्यापार को स्थिर रखना और पैसा वापस पाना था। युद्ध अक्सर उनके लिए हानिकारक साबित हुआ, संपत्ति नष्ट और कर्ज डूबने का खतरा। वे कई बार शांति बनाए रखने में मदद भी करते थे, क्योंकि शांति व्यापार के लिए बेहतर थी। 20वीं सदी में नई कंपनियां बड़ी बन गईं। रॉथस्चाइल्ड का प्रभाव घटने लगा। युद्ध ने उनके यूरोपीय नेटवर्क को तोड़ दिया। आज रॉथस्चाइल्ड समूह सम्मानित पर मध्यम आकार का सलाहकार संगठन है। वे कला के संरक्षक और परोपकारी भी रहे। संक्षेप में, वे प्रभावशाली थे, पर सर्वशक्तिमान नहीं। सच्चाई जटिल है। इतने सबूतों के बावजूद ये कहानियां आज भी लोकप्रिय हैं। क्यों? डिजिटल युग में ये तेजी से फैलती हैं। लोग बिना जांच के शेयर करते हैं। पहला कारण, ये कहानियां थ्रिलर जैसी लगती हैं। लोगों को महसूस होता है कि वे किसी बड़े रहस्य को जानते हैं। दूसरा, जटिल समस्याओं के आसान जवाब मिल जाते हैं। किसी एक पर दोष डालना, यह भाव स्केपगोटिंग को जन्म देता है। तीसरा और खतरनाक कारण, यहूदी विरोध। कई कहानियां नफरत पर आधारित हैं। ऐसी अफवाहें समाज को विभाजित करती हैं और हिंसा को जन्म देती है। हमें तथ्यों की जांच करनी चाहिए और आसान जवाबों से बचना चाहिए। इतिहास जटिल है, सवाल पूछें, स्रोत देखें। कहानी रोचक है, पर हमें सावधान रूप से अलगाव और नफरत से बचना होगा। रॉथस्चाइल्डों की असली विरासत, आधुनिक बैंकिंग की तकनीक और नेटवर्क। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय पैसा ट्रांसफर और निजी सूचना नेटवर्क विकसित किया। वे कला के संरक्षक और परोपकारी भी रहे। उनकी कहानी सफलता, नवाचार और प्रभाव की है, पर साजिश ने इसका साया डाला। हमेशा तथ्यों की जांच करें और सरल जवाबों से बचें। इतिहास जटिल है। अफवाहें आसान जवाब देती हैं, पर सच्चाई में गहराई होती है। वीडियो में बताए गए स्रोत और पढ़ने के सुझाव डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो सब्सक्राइब और सत्यापन के लिए लाइक करें।